हेलो CBL चैम्पियंस एंड वेलकम टू CBL's इंग्लिश क्लासेस। ये इंग्लिश क्लासेस जो स्पेशली आपको हेल्प करेंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पंजाब पटवारी एग्जाम्स। ऑल राइट, तो आपने बाकी सारे लेक्चर्स अटेंड करने शुरू कर दिए हैं एंड आई कैन सी दैट यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। खूब जोर शोर से आप तैयारियां कर रहे हो। इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पंजाब पटवारी एग्ज़ाम में इंग्लिश का क्या रोल है और हमें इस पर किन किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल राइट, तो ये एक जनरल सा लेआउट है। इसमें आप देख ही सकते हो, आपने बाकी सब्जेक्ट्स को जैसे रिव्यू किया होगा तो इस पे भी आपका ध्यान गया ही होगा कि लैंग्वेज को इस एग्जाम में 10 मार्क्स दिए गए, जिसमें पंजाबी लैंग्वेज को 5 दिए गए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को 5 दिए गए हैं। और जो इसका कोर्स है उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के एस्पेक्ट्स को मिक्स करके आपको दिया गया है कि भाई इन एस्पेक्ट्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे वर्ब एंड एडवर्ब हो गया, ये ग्रामर का हिस्सा है। टेंसेज हैं, ग्रामर का हिस्सा है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये ग्रामर का हिस्सा है। आर्टिकल्स ग्रामर में आ गए। कॉम्प्रिहेंशन RC में आ गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन ये आपके ग्रामर के एस्पेक्ट्स को ही जज करता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अगेन ग्रामर। ये वोकैबुलरी में आगे आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये भी आपके आगे वोकैबुलरी में। ग्रामर तो ऑब्वियसली ये सारे एस्पेक्ट्स ग्रामर के हमने डिस्कस कर लिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगेन प्रीटी मच ग्रामर का ही हिस्सा है कि किस ढंग से हम रीअरेंज करेंगे। जैसे ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, वर्ब टेंसेज हैं, इन्हीं एस्पेक्ट्स को मिक्स मैच करके जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो देखा जाता है या उस पर डिसीजन लिया जाता है। ऑल राइट, उसके बाद में आगे हमारी वोकैबुलरी, जैसे कि मैंने कहा कि ये सब एंटोनिम सिनोनिम सब वोकैबुलरी में आते हैं। अनसीन पैसेजेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही हिस्सा है। अनसीन पैसेजेस में हमें यही जज करने के लिए और क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि हम थीम पहचान सकें या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर कर सकें। ऑल राइट, इडियम्स एंड फ्रेजेस अगेन वोकैबुलरी, इसमें फ्रेजल वर्ब्स आ गए हमारे और इडियम्स आ गए हमारे और मेटाफर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ऑल राइट, तो वास्ट है, ऐसे सिलेबस इज प्रिटी वास्ट। पर अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो बेसिकली क्या है कि फंडामेंटल्स का ही एक तरह से आपने रिफ्रेशर लेना है कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कुछ भी सिलेबस वास्ट नहीं है। एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो एसेंशियली इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथनिंग योर फंडामेंटल्स, कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो और उसके साथ साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, उन्हीं एस्पेक्ट्स को रिवाइज करें और उससे रिलेटेड जो MCQs हैं या उससे रिलेटेड कुछ भी मैटर अवेलेबल है उसको लेके आप प्रैक्टिस करें। आइए एक नज़र मारते हैं पंजाब पटवारी 2016 में जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस पर एक नज़र मारते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6 to 10 और इसमें जो 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो फ्रेजल वर्ब चूज़ करने के लिए बोला गया, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेजल वर्ब्स के साथ में, और दूसरा पूछा है अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आउट ऑफ 4 चॉइसेस। 4 चॉइसेस दी गई हैं कि अप्रोप्रिएट फॉर्म कौन सा है, तो हमें वो सेंटेंस चूज़ करना है। फ्रेजल वर्ब्स आप में से कुछ जानते होंगे, कुछ को नहीं पता होगा शायद। वर्ब जब किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ में एक न्यू मीनिंग बनाता है तो हम उनको फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब गो का, जैसे फॉर एग्जांपल गो का मतलब जाना होता है, लेकिन जब हम गो आउट विद बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि किसी के साथ बाहर जाना, टू गो आउट। आई एम गोइंग आउट विद माई सिस्टर टू द रेस्टोरेंट और समथिंग लाइक दैट। वैसे ही गो थ्रू मतलब कुछ बीत रही है किसी पे, ही इज़ गोइंग थ्रू अ रफ फेज इन हिज लाइफ। या हम ऐसे भी बोलते हैं कि लेट्स गो थ्रू दिस पेपर टुगेदर, लेट्स गो थ्रू, कि आओ इसको एनालाइज करते हैं। गो ओवर, जैसे गो ओवर भी यूज़ होता है कि लेट्स एनालाइज दिस, गो ओवर योर आंसर्स बिफोर सबमिटिंग योर आंसर शीट, कि गो ओवर देम, राइट, रिव्यू करो उसको, दोबारा से उसको अच्छे से रिव्यू करो बिफोर यू सबमिट द पेपर। ऐसे ही लुक के भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब फॉर्म्स हैं। इसी तरह से थ्रू के भी फॉर्म है।
जैसे अब यहाँ पे हमें जितनी फेमिलियरिटी होएगी कॉन्सेप्ट की उतना हमें इजी होगा। तो हम इसके लिए एक क्लास स्पेसिफिकली addressed to phrasal verbs we will have as part of the course। लेकिन इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से हम देख लेते हैं कि थ्रू एट और थ्रू फ्रॉम आर नॉट phrasal verbs और not commonly used phrasal verbs। through into यूज होता है और through on यूज होता है, through off भी यूज होता है। through on या थ्रो ऑन इज यूज्ड फॉर पुटिंग समथिंग ऑन क्विकली, कि जब जल्दी जल्दी से हम क्लोथ्स पहनते हैं हम बोलते हैं थ्रोइंग ऑन द क्लोथ्स। सो थ्रू ऑन, सीता थ्रू ऑन जीन्स एंड अ स्वेटर टू एंड रैन टू कैच अ बस। तो यहाँ पे एक टू डू समथिंग क्विकली, वो तो आपको दिख ही रहा है स्पिरिट इसमें जो है कि जल्दी जल्दी। तो क्या है, थ्रू ऑन। And similarly threw off, the boy threw off his shoes to and ran to meet his father। तो उसी तरह से थ्रू ऑन और थ्रू ऑफ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और थ्रू इनटू इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब। व्हेन यू थ्रो योरसेल्फ इनटू समथिंग यू आर डीपली एनग्रॉस्ड इन इट, तो इस तरह से भी। और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं उनके भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी मीनिंग्स निकलते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि एक फ्रेजल वर्ब जैसे 2-3 कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है और उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं हर कॉन्टेक्स्ट में। ऑल राइट, लेट्स लुक एट दिस वन। एज आई एम इल प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर। राइट, आप में से कुछ बहुत फेमिलियर होंगे, ये बहुत कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब है। व्हेन यू आस्क, व्हेन यू सेंड फॉर somebody, that means you're requesting them to come। when you send for a doctor, you're requesting the doctor to come। summon करना किसी को, so to send for, okay। send at is again not commonly used। send down ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है और इसका मतलब होता है एक्सपेल करना किसी को। send on भी यूज होता है कॉमनली। send on एक तरह से फॉरवर्ड करने के लिए यूज होता है। when you forward something to from one place to another, you say that's the spirit of sending on। कि जैसे मैं बोलूँ कि I requested my parcel to be sent on to my residence, तो और टू सम मेल बॉक्स, समथिंग लाइक दैट। तो सेंड ऑन उसके लिए यूज होता है। टाइडी अप इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब। आई विल टाइडी अप द रूम दिस मॉर्निंग, राइट। टाइडी एट, टाइडी ऑन, these are not used। टाइडी फ्रॉम, not used। all right, so forgive my scribbling here। let's look at these one। mark the most appropriate form of the sentence out of 4 choices। ये 4 चॉइसेस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या चॉइस दी है। आई एम रीडिंग अ नॉवल ऑफ कॉनराड्स। आई एम रीडिंग अ नॉवल ऑफ कॉनराड। आई एम रीडिंग अ कॉनराड्स नॉवल। आई एम रीडिंग अ कॉनराड्स नॉवेल्स। तो यहाँ पे पोजेसिव नाउन को अलग अलग ढंग से यूज़ किया गया है और हमें बोला है कि उसके बारे में प्रॉपर जजमेंट हमने करनी है। सबसे पहले तो ये जोसेफ कॉनराड जिनकी नॉवल के बारे में प्रॉबेबली रिफ़र किया जा रहा है, तो किसी ऑथर की नॉवल के बारे में बोला जा रहा है कि हम उस मैं उस ऑथर की नॉवल पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो पोजेसिव नाउन के बारे में सिंपल सा रूल क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो नाउन के बाद आता है ना। और पोजेसिव नाउन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस से, राइट। तो यहाँ पे पोजेसिव नाउन कौन सा है, द ऑथर देमसेल्व्स। यहाँ पे कॉनराड पोजेसिव नाउन है जो पोजेस करते हैं, राइट। सो आई एम रीडिंग अ नॉवल ऑफ कॉनराड्स, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, राइट। तो यहाँ पे ये गलत है। आई एम रीडिंग अ नॉवल ऑफ कॉनराड, कि मैं कॉनराड की नॉवल पढ़ रहा हूँ। दिस इज अगेन पोजेसिव नाउन की तरह से हम देखेंगे तो दिस इज रॉन्ग, राइट। अ नॉवल बाय कॉनराड हम बोल सकते हैं कि कॉनराड के द्वारा जो नॉवल है वो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग अ कॉनराड्स नॉवल, कि कॉनराड की नॉवल, मैं कॉनराड की नॉवल है जो वो पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। ऑल राइट, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो हमें वो तो पता ही चल गया। आई एम रीडिंग अ कॉनराड्स नॉवल, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यहाँ पे 2 जगह उन्होंने पोजेसिव नाउन बनाए हुए, नॉवेल्स में अपॉस्ट्रोफी डालने का तो तुक्की नहीं बनता है, राइट।
ऑल राइट, सेकेंड देखते हैं, दिस ऑल आइडिया इज क्रेजी, दिस आइडिया होल इज क्रेजी, दिस आइडिया ऑल इज क्रेजी, दिस होल आइडिया इज क्रेजी। वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेसमेंट है, सब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है, नाउन फ्रेज होते हैं जो सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, नाउन या नाउन फ्रेज वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं ना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आइडिया है। कौन सा आइडिया, दिस आइडिया। लेकिन दिस आइडिया की एक क्वालिटी भी बताई है उन्होंने, एडजेक्टिव भी यूज किया है। क्या एडजेक्टिव यूज किया, इसमें ऑल, यहाँ पे दिस आइडिया होल, दिस आइडिया ऑल, दिस होल आइडिया, राइट। अब ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव की जो मोस्ट सेंसिबल प्लेसमेंट क्या होती है, नाउन से पहले, राइट। हम कार रेड, दिस कार रेड नहीं बोलते, हम बोलते हैं दिस रेड कार इज लवली, लुक्स लवली, राइट। तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव, हमें इतना तो क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव की जो प्रॉपर प्लेसमेंट है वो कैसे होएगी, नाउन के पहले होएगी। तो यहाँ पे दिस ऑल आइडिया या दिस होल आइडिया, हमारे पास ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये एलिमिनेट हो गए क्योंकि इनमें एडजेक्टिव की प्लेसमेंट नाउन फ्रेज में इनकरेक्ट प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए। अब हम क्या बोलते हैं, होल आइडिया या ऑल आइडिया, राइट। अब नाउन जब हम आइडिया लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑल आइडिया नहीं बोलेंगे, हम उसको होल आइडिया बोलेंगे, राइट। सो आइडिया, नाउन जो आइडिया है उसको हम किस एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे, होल के साथ में यूज करेंगे। तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है एंड देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिस होल आइडिया इज क्रेजी। ऑलराइट, कुछ एक और देख लेते हैं हम इसमें। हमें एरर फाइंड आउट करने हैं, एक क्लोजअप ले लेते हैं। Okay, let's look at this. In which of the following sentences the use of idiom at 6s and 7s is not appropriate? अब idioms के बारे में भी हम थोड़ी सी वो करेंगे, रिविजन करेंगे, रिवाइज करेंगे और जो मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड idioms हैं उनको, और यूजुअली जो ऑफिशियल लैंग्वेज में idioms यूज होते हैं या लोकली भी यूज होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो अब एट 6s and 7 यूज होता है कंफ्यूजन के लिए, समथिंग दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और हमसे पूछा गया है कि इन सेंटेंसेस में कहाँ पे ये इनअप्रोप्रिएटली यूज हुआ है, जहाँ पे इसका तुक नहीं बनता है। ऑल राइट, ही अपोलोजाइज बिकॉज द हाउस वॉज एट 6s and 7, कि घर 6s and 7 पे है, घर कंफ्यूजन पे है। क्लियरली दिस इज द ऑप्शन, पर फिर भी हम बाकी भी देख लेते हैं। Our teacher has just moved in to a new classroom and she was still at 6s and 7. तो our teacher had just moved in, हमारी टीचर अभी आई ही थी क्लासरूम में और वो थोड़ी सी confused थी, she was still at 6s and 7, that means she was still a little confused. After the captain of the team broke his leg, the other players were at 6s and 7s. That means जो जैसे ही कैप्टन हर्ट हुआ या कैप्टन जो टीम का कैप्टन था they broke their leg, जो बाकी प्लेयर्स थे they were left hassled, they were left confused कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस सी सिचुएशन है। The dogs barking kept the Browns at 6s and 7s with their neighbors for months. तो इसके साथ में मतलब कंफ्यूजन के साथ साथ क्या यूज होता है, The dogs barking kept the Browns at 6s and 7s with their neighbors for months, कि महीनों तक जो ब्राउन्स हैं वो क्या रहे, उनका तालमेल नहीं रहा, डिस्टर्ब्ड रहे, वो कंफ्यूज्ड रहे। कंफ्यूजन और डिस्टर्बेंस दोनों के लिए यूज होता है। तो ऑब्वियसली जो डॉग की बार्किंग से उनके नेबर का जो डॉग होगा उससे परेशान हो रहे होंगे ब्राउन्स, और इससे वो महीनों तक उनके बीच में डिस्टर्बेंस रही, उनकी रिलेशनशिप के बीच में। ऑल राइट, सो क्लियरली ही अपोलोजाइज बिकॉज द हाउस वॉज एट 6s and 7s. ऑब्वियसली दिस इज रूल्ड आउट, तो ऑप्शन होगा हमारा ए, राइट। ओके, तो हम जैसे हमने ये थोड़े से एग्जाम्पल्स देखे, इन पे बेस्ड हमें अब क्या डिसीजन लेना है, क्या आइडिया लेना है कि हम ये सब प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम हमें ये आइडिया लग गया कि क्या क्या कवर करना है। हमें वोकैबुलरी प्रैक्टिस चाहिए जो कि हम वीकली बेसिस पे कर सकें,
राइट। साथ साथ में हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी ध्यान देना है, चाहे वो अनसीन पैसेजेस हो, क्लोज टेस्ट हो, उस तरह से तो हमें अनसीन पैसेजेस पे भी ध्यान देना है, हमें अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने हैं। जैसे हमने देखा कि एक्टिव पैसिव पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम ग्रामर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। हमें उसके साथ साथ जो एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं वोकैबुलरी के, तो यहाँ पे वीकली भी हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह साथ में कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या आ सकता है, होमोनिम्स आ सकते हैं, राइट, कि एक ही वर्ड लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो किस तरह से यूज होता है। उसके साथ साथ सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है वोकैबुलरी का, राइट, तो वो भी हमें डिस्कस करना ज़रूरी है वो भी। तो ये सब हम वीकली बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे इस कोर्स के थ्रू। एक हमारी वीकली डोज ऑफ डिक्शनरी होगी, इसमें हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वोकैबुलरी पे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम अपनी वर्ड पावर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, होमोनिम्स हो गए, डबल सिनोनिम्स हो गए, इन सबको हम कैसे अपनी वोकैबुलरी को इन सब एस्पेक्ट्स में कैसे एनरिच कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो ये हम करेंगे इस सीरीज़ के थ्रू। इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम एक पैसेज या 2 पैसेज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पैसेज हम वीकली बेसिस पे डिस्कस करेंगे, और एक हम अपनी जो प्रैक्टिस डेवलप करेंगे करंट अफेयर्स को लेके कि कैसे हमने पैसेजेस से अपने आइडियाज़ डेवलप करने हैं, अपनी जो वोकैबुलरी है वो भी डेवलप करनी है, और कैसे कॉम्प्रिहेंशन को या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सिर्फ उसी तक लिमिटेड नहीं रखना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे हमने अपने स्किल्स को एम्पावर करना है, कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जिसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं, मेन या सेंट्रल थीम को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मेन थीम क्या है किसी पैसेज की, उसको आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके होते हैं, ऑथर का पर्सपेक्टिव या जो राइटर है उसका पर्सपेक्टिव कैसे जानना है कि ये जो भी लिखा गया है उसकी टोन कैसी है ऑथर की, क्या नेगेटिव टोन है, पॉजिटिव टोन है, न्यूट्रल टोन है, या उसके जो पर्सपेक्टिव है वो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या हम क्वेश्चन के थ्रू आंसर कर सकते हैं, तो ये हमने देखना है। इसके साथ साथ क्विक रीडिंग कैसे की जाती है, कैसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, की फ्रेजेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑल्सो वी विल मेक श्योर कि हम ये रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को भी हम रिवाइज करते रहेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किस तरह से देखी जाती है, कि सिंगुलर नाउन के साथ में किस तरह से वर्ब को देखा जाता है कि वर्ब के क्या फॉर्म होएगा, वैसे ही एक्टिव और पैसिव वॉइस, वर्ब और टेंसेस किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि करेक्ट टेंस में वर्ब यूज़ किया गया है कि नहीं यूज़ किया गया है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक रिवीजन करेंगे, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कॉमन कॉलोकेशंस क्या हैं प्रेपोजिशंस की, है ना, क्योंकि इतनी सारी प्रेपोजिशंस हैं आप उसको एकदम से मगअप नहीं कर सकते कि बस मतलब याद कर लिया, लेकिन उनकी जो कॉलोकेशंस हैं, कॉलोकेशंस क्या होती हैं कि कॉमन कोलैबोरेटिव यूज़ क्या है, जैसे किसी भी वर्ड के साथ में इन लगेगा या एट लगेगा, ये कॉमनली जो कॉमन प्रैक्टिस से मोस्ट प्रेपोजिशंस, जो ज़्यादातर प्रेपोजिशंस हैं उनकी कुछ कॉमन कॉलोकेशंस है, कॉमन यूसेज है कि वो इस तरह से ही यूज़ होंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा है, आई एम सिटिंग एट द टेबल, ठीक है, और द बुक इज ऑन द टेबल, तो जब हम इस तरह की जो छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको हम ऑब्जर्व करके अपने बोलचाल में भी उतारेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी हम उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। हमारी लर्निंग में ये सब आना चाहिए। उसके साथ साथ हम करेंगे एक जनरल स्पीकिंग की क्लास होगी, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स देखेंगे और इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस, ये सब पे ध्यान देंगे। सेंटेंस करेक्शन प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंसेस को अनजम्बल करना, ताकि वो एक मीनिंगफुल फ्लो बना सके, ठीक है। सो दिस इज एज फार एज the English classes are concerned, ठीक है। तो अभी हम vocabulary practice start करेंगे very soon, and then we will go on with the other classes as well. Grammar पे भी ध्यान देंगे and the other aspects, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किए। All right, so I hope to see you soon with the vocabulary practice. Till then, take care.